मैं कमल ग्रोवर शारदा विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान। टॉपिक हमारा चल रहा है संसद की शक्तियाँ। संसद की शक्तियाँ हमारा टॉपिक चल रहा था। हम लोगों ने संसद की संरचना के बारे में गहन अध्ययन कर लिया है। संसद की शक्तियों को हमने शुरुआत किया था। चलिए संसद की शक्तियों को मैं फिर से एक बार अच्छे से दोहरान कर देता हूँ। तो संसद की शक्तियों को हम सबसे पहले बांटेंगे विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियाँ, संसद की शक्तियाँ जो हैं, चलिए संसद के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये हमारे संसद के सदन हैं और हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार मैं रिपीट करता हूँ। अब तक हमने क्या पढ़ा? संसद की संरचना के बारे में पढ़ा, जिसमें संसद के दो सदन होते हैं और दोनों सदनों में अलग अलग सदस्य संख्या होती है। 543 प्लस 2, 543 निर्वाचित, 2 मनोनीत होते थे। इसी तरह से राज्यसभा में 245, 233 प्लस 12 सदस्य संख्या है। कार्यकाल दोनों का 5 वर्ष और 6 वर्ष क्रमशः होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, इसी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा की पीठासीन अधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर बोला जाता है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं, जो कि राजस्थान की कोटा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। तो इस तरह से पदेन अध्यक्ष होने के नाते भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं। हम सभापति के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे राज्यसभा के सभापति हैं। कार्यकाल की बात करें तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर एक या सदस्य राज्यसभा में त्याग पत्र दे देते हैं। लोकसभा का कार्यकाल समय से पहले भंग किया जा सकता है। जब संसद में लोकसभा में सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा को समय से पहले विघटित किया जा सकता है। योग्यताएं, निर्वाचन होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। जिसने अब तक क्लासेस को नहीं अटेंड किया है, पीछे वाली क्लासेस को अच्छे से देखेंगे तो सिर्फ एक बार आपको शॉर्ट में कुछ बातों को दौरान कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब संसद की शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो संसद की शक्तियों को हम बहुत भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से विधायी शक्तियाँ, उसके बाद हम बात करेंगे संसद की वित्तीय शक्तियों के बारे में। संसद की कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, संसद की संविधान संशोधन शक्ति, संविधान संशोधन शक्ति और निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो ये है हमारी संसद की शक्तियाँ। तो हम क्रमबद्ध तरीके से इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संसद की विधायी शक्तियों के बारे में। देखिए बहुत अच्छा सा टॉपिक है। मैं प्रयास करूँगा छोटी सी इस लेक्चर के अंदर आपको मैक्सिमम बातों को अच्छे से नहीं करवा सकूँ। एक एक बात को नोट डाउन करते चले जाएंगे, समझते भी जाएंगे और साथ साथ नोट डाउन करते चले जाएंगे। देखिए नोट्स बनाएं। बच्चे जो हैं नोट्स बनाने का काम जरूर करें। 10th क्लास के बच्चे जो हैं वीडियो लेक्चर को अटेंड करके उसके नोट्स बनाएं और उसे याद करना शुरू करें।
तो सबसे पहले बात करेंगे विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। संसद का मुख्य कार्य हमारा, देखिए संसद का मुख्य कार्य ही क्या है? कानून बनाना। संसद का मुख्य कार्य ही क्या है? कानून बनाना, मतलब विधायी शक्ति। या तो संसद का पहला काम ही क्या है? कानून बनाना। विधायी शक्ति में सबसे पहला मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। संसद का यह मुख्य कार्य है। चलिए एक बात हो, बहुत से प्रश्न बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शक्तियां और कार्य। तो जब भी आपसे पूछा जाता है शक्तियां और कार्य, एक ही बात है, अलग अलग चीजें नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो संसद का पहला मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना है। अब कानून किन किन पर? कानून मतलब विधि बनाना। कानून को हम क्या बोलते हैं? विधि बोलते हैं। ठीक है, विधायक विधेयक तैयार होना। तो संसद में कानून कैसे बनते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कानून बनाना, विधि बनाना। तो संसद जो है संघ सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हमारे भारत की शासन प्रणाली में संविधान के अनुसार 3 प्रकार की सूचियां हैं: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, जिनके ऊपर राज्य विधायिकाएं कानून बनाती हैं। तो हम बात करते हैं मुख्य रूप से भी यहाँ पे मेन पॉइंट पे चलेंगे कि हमारे देश की जो संसद है, पार्लियामेंट जो है, उसमें संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। और भारतीय संसद के दोनों सदन में, भारतीय संसद के दोनों सदनों में, भारतीय संसद के दोनों सदनों में कानून बनाने की प्रक्रिया समान है। कोई भी प्रकार का कानून से संबंधित विधेयक, कोई भी प्रकार से संबंधित कानून, इस विधि से संबंधित कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अब दूसरी बात का ध्यान रखनी है, विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यद्यपि अधिकांश विधेयक सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, हम अलग से बात करेंगे, सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसे विधेयक अधिकांशतया लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर भी किसी प्रकार की संविधान के अनुसार कोई बाध्यता नहीं है कि कौन सा विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाना है। दूसरी बात, विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। शॉर्ट में एक बार, संक्षेप में एक बार हम यहाँ बात कर लेते हैं कि संसद में विधेयक को पारित करने की प्रत्येक सदन के अंदर जो प्रक्रिया है उसमें 3 प्रकार के वाचन होते हैं। 3 प्रकार के वाचन होते हैं। और इन वाचनों में प्रथम वाचन में विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है, उसका विधेयक पर चर्चा होती है और उसके बाद अंत में मतदान की प्रक्रिया होती है और विधेयक को एक सदन में पारित, बहुमत से पारित कर दिया जाता है। विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया जाता है, बहुमत से पारित कर दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि बहुमत से पारित किया जाता है। बहुमत का मतलब है आधे से एक ज़्यादा मत, आधे से एक ज़्यादा मत के द्वारा अगर कोई विधेयक को स्वीकृति मिल जाती है तो वह विधेयक पारित हो जाता है, पारित मान लिया जाता है। तो एक विधेयक जो है एक सदन में पारित होने के बाद भी दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहाँ भी उसी तरह से जो है उस पर चर्चा की जाती है। और अगर दोनों सदनों में विधेयक पारित किया जाता है उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। अधिनियम बन जाता है मतलब बिल बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो इस तरह से यह है हमारे संसद की विधेयक शक्ति, विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। हम बात करेंगे दूसरी शक्ति के बारे में,
शक्ति स्वीकृति किसने देता है? हम बात कर चुके हैं कि राष्ट्रपति जो है कोई विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, जेबी पॉकेट वीडियो का प्रयोग कर सकता है, निलंबनकारी शक्ति का वीडियो का प्रयोग कर सकता है। इसके बारे में आप लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, संसद की वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, देश का वार्षिक वित्तीय विवरण, देश का वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं, संसद में ही प्रस्तुत होता है। संसद में पारित होने के बाद ही भारत की सरकार पैसा खर्च कर सकती है। अब कैसे प्रस्तुत होता है, संक्षेप में उसे भी हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि ध्यान रखना है कि जो देश का बजट है, वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वह सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है और इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। दो बातें हो गई हमारी। अब इसके बाद दूसरी बात ध्यान रखनी है कि लोकसभा में वित्त विधेयक जब पारित होता है, इसमें बात ध्यान रखनी कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी कौन करेगा? संसद करेगी। और संसद में भी कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगी। तो लोकसभा में प्रस्तुत होता है वित्त विधेयक, राष्ट्रपति की स्वीकृति से वित्त विधेयक प्रस्तुत होता है, लोकसभा में चर्चा होती है, बहस होती है, मतदान होता है और उसके बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए उसे 14 दिन मिलते हैं। 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा कोई विधेयक उस वित्त विधेयक पर कोई संशोधन प्रस्तुत करती है, प्रस्ताव पारित करती है, तो उसके बाद पुनः लोकसभा में जाएगा। उस संशोधनों को स्वीकार करना अस्वीकार करना लोकसभा पर निर्भर करता है। और अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर पारित नहीं करती है, नहीं भेजती है, ऐसी परिस्थिति में वह विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। चलिए एक बात पीछे रह गई, उसको रिपीट कर देता हूं। जो हमारे सामान्य विधेयक हैं, सामान्य विधेयक जो हैं, इसमें अगर किसी परिस्थिति में संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। जॉइंट मीटिंग का प्रावधान है। जॉइंट मीटिंग का प्रावधान है। अनुच्छेद 108 संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार जॉइंट मीटिंग का प्रावधान है। और जॉइंट मीटिंग में हमने राष्ट्रपति शक्तियों के अंदर ये पढ़ लिया कि जब भी जॉइंट मीटिंग होगी तो स्वाभाविक सी बात है उसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है और राज्यसभा में अगर कम से कम 100 सदस्य भी हैं, 245 में से, तो भी वह विधेयक अपने आप जॉइंट मीटिंग में पारित हो जाएगा। तो अधिकतम 4 माह तक दूसरा सदन, यदि कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हो जाता है तो राज्यसभा में अगर उसे पारित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा अधिकतम 4 माह तक एक विधेयक को रोक सकती है। चलिए हो गया हमारा वित्तीय शक्तियां। तीसरी शक्ति हमारी हम बात कर लेते हैं संविधान संशोधन शक्ति। संविधान संशोधन शक्ति।
संसद की शक्तियों में बात करेंगे हम। संविधान संशोधन शक्ति, यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हम बात करते हैं अभी हम संविधान संशोधन शक्ति के बारे में। संविधान संशोधन शक्ति जिस तरह से सामान्य विधेयक संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाते हैं, उसी तरह से हमारे देश की संसद को हमारे देश का संविधान का संशोधन करने का अधिकार है और उसमें भी संसद के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। सबसे मुख्य बात ध्यान रखनी है कि हमारे देश की संसद को हमारे देश का संविधान का संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत ऐसी किसी प्रकार की विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता संविधान संशोधन के संदर्भ में जिसका संबंध मूल ढांचे से हो। मूल ढांचे मतलब है हमारे प्रस्ताव, मूल अधिकार, मूल तत्व हैं संविधान के, उन तत्वों में किसी प्रकार का परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। और संविधान संशोधन और सामान्य प्रकार के जो विधेयक हैं उन पर सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। अब सब बच्चे कहेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि अगर कोई कानून देश की जो है प्रक्रिया के खिलाफ है, देश की रीति रिवाज, देश की व्यवस्था, देश की शासन व्यवस्था, देश के संविधान के खिलाफ है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय अपने संज्ञान के आधार पर उस कानून को प्रक्रियाबद्ध तरीके से रद्द कर सकता है। उस पर प्रक्रिया करके उसको रद्द कर सकता है। असल कानून अगर गलत बनता है तो हम उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। उसके बाद है वित्तीय शक्तियों में। चलिए कुछ नहीं खास रहा है, वित्तीय शक्ति में कुछ नहीं रहा है, हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका नियंत्रण की शक्ति देश की संसद को हमारे देश की कार्यपालिका मतलब सरकार पर नियंत्रण का अधिकार है। संविधान के अनुसार देश की सरकार संसद पर निर्भर है, संसद पर सामूहिक उत्तरदायित्व है। संसद मतलब है यहाँ पे लोकसभा का सामूहिक उत्तरदायित्व है। मतलब ये है कि अगर किसी परिस्थिति में किसी एक मंत्री के खिलाफ संसद में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण मंत्री परिषद को, संपूर्ण सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इसे हम बोलते हैं लोकसभा का सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो हमारे देश की जो संसद है सरकार के खिलाफ, सरकार पर, कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य करती है। किन किन माध्यम से करती है? अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। तो इन सब के माध्यम से हमारे देश की संसद हमारे देश की कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा निर्वाचन संबंधी शक्तियां। निर्वाचन संबंधी शक्तियां टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है, एक बात क्लियर करने का एफर्ट किया गया है। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बच्चे डाल देंगे और उनके जवाब उन बच्चों को मिल जाएंगे। क्लास के अंदर भी मिलेंगे और व्यक्तिगत रूप से भी उनको उनके जवाब
उपलब्ध करवा दी जाएंगी। और कोई टॉपिक अगर इसमें रह जाता है तो उसकी अगली क्लास में चर्चा कर ली जाएगी। हम बात कर रहे हैं निर्वाचन संबंधी शक्तियां। निर्वाचन संबंधी शक्तियां हमारे देश की संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन मिल करके अपने अपने अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, उपसभापति का निर्वाचन करते हैं। ये मुख्य बात है। इसमें ध्यान रखेंगे कि जो सभापति है उसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन राज्यसभा के सभापति में राज्यसभा के सभापति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर के निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानसभा मतलब यहाँ पे है हमारे जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भूमिका निभाते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और इसी के साथ संसद के सभी सदस्य इसी के रूप में राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय के मुख्य व अन्य, इसी तरह से उच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में यहाँ शामिल होते हैं। तो ये भी एक कार्य है। तो ये था हमारा राष्ट्र संसद की शक्तियों का टॉपिक। उम्मीद करता हूं एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके नोट्स बनाएं। एक एक बात मैंने समझाई है, बोली है, उसे लिखें, नोट्स बनाएं और उसको याद करना शुरू करें। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।